हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वरुण सिंह और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डाउट डिस्ट्रॉय क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी का सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आर्टिकल 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी और उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 12 जो है वो बताता है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन बताता है? तो स्टेट का डेफिनेशन बताता है। देखिए, आर्टिकल 12 है जो डेफिनेशन बताता है किसका? स्टेट का। और ये जो स्टेट है वो पार्ट 3 के लिए और पार्ट 4 के लिए है। यहाँ जो स्टेट का डेफिनेशन है वो पार्ट 3 में और पार्ट 4 में लागू होता है। जो भी स्टेट का डेफिनेशन बताया गया आर्टिकल 12 के अंदर वो किस पार्ट के लिए है? तो पार्ट 3 के लिए है और पार्ट 4 के लिए। क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को तो वहाँ बार बार एक वर्ड आएगा जो स्टेट होगा। ठीक है, बार बार स्टेट वर्ड हमको देखने को मिलेगा जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। तो स्टेट आखिर होगा क्या, उसका जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में है। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट हम लोग को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से फंडामेंटल राइट हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्टेट को रोकता है कि वो कोई भी मनमाना डिसीजन, मनमाना चीज़ यहाँ के लोगों पर लागू ना कर दे, मनमाने तरीके से यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने का कोशिश ना करे। इस चीज़ से रोकता है कौन? फंडामेंटल राइट। यानी स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन जो सिटीज़न के खिलाफ हो सकते हैं उसको बचाता कौन है? फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट का डेफिनेशन हमको मालूम होना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल राइट हमको प्रोटेक्शन किससे दे रहा है? स्टेट से प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ स्टेट का मतलब वो नहीं समझिएगा जैसे झारखंड हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब ये स्टेट यहाँ इस स्टेट के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। यहाँ स्टेट का जो मतलब है वो अलग है। ठीक है, अब जब हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट तो स्टेट का डेफिनेशन हमको जानना जरूरी है। क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश कर रही है तो आप स्टेट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि स्टेट आखिर है क्या, तभी तो उसके खिलाफ जा सकते हैं। अगर हमको स्टेट का डेफिनेशन ही नहीं पता तो हम किसके खिलाफ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। क्या प्राइवेट इंडिविजुअल को स्टेट बोल सकते हैं? क्या प्राइवेट इंडिविजुअल भी स्टेट की कैटेगरी में फॉल करेगा? क्या प्राइवेट स्कूल भी स्टेट की कैटेगरी में फॉल करेगा? क्या ये डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल जो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन है स्टेट का वो है पहला पॉइंट इसके अंदर जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। ठीक है, यानी स्टेट के कैटेगरी में कौन फॉल कर रहा है? पहले पॉइंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूनियन गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी भी स्टेट के कैटेगरी में फॉल करेगी। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आता कौन है भाई? तो प्रेसिडेंट साहब आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर है? तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे एज अ स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये भी किसके कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे? स्टेट के कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। यानी पहला पॉइंट से हमको क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट एज वेल एज बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टेट। सो these all will be considered as the state according to definition under article 12. Now
Second, what is the second point then? The second point is government of state and state legislature. Government of state and state legislature, both executive and legislative bodies. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो वह भी फॉल करेगा किसके कैटेगरी में? स्टेट के कैटेगरी में। क्लियर है? उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी किसके कैटेगरी में फॉल करेगा? स्टेट के कैटेगरी में फॉल करेगा। तो स्टेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होते हैं उसके अंदर कौन कौन लाइक करते हैं? गवर्नर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एलॉन्ग विथ चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर कौन फॉल करते हैं? स्टेट असेंबलीज, और जिसके अंदर काउंसिल है, 7 स्टेट के अंदर स्टेट काउंसिल है, वो भी फॉल करेंगे किसके कैटेगरी में? स्टेट के कैटेगरी में। तो ये जो पहला 2 पॉइंट्स है आर्टिकल 12 का, पहला 2 पॉइंट्स है आर्टिकल 12 का, वो बहुत ही क्लियर है, वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है वो स्लाइटली कन्फ्यूजिंग है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो स्लाइटली कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, नाउ जो तीसरा पॉइंट है वो बोलता है ऑल लोकल अथॉरिटी, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। कौन? तीसरा पॉइंट। अब लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल अथॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन आप जब जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ेंगे, उसका क्लॉज 3 सब क्लॉज 31 पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगा ऑल अदर अथॉरिटीज़ का। तो इसमें आती है म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा, इसके अंदर आती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वही एम्बिगस पार्ट है आर्टिकल 12 के अंदर, वही थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। जो चौथा पॉइंट बोलता है कि अदर अथॉरिटीज़ के बारे में बात करता है, अदर अथॉरिटीज़। अब अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या फॉल करेंगे? यहाँ तो कुछ साफ साफ लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिख के छोड़ दिया गया है एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़। तो अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या फॉल करेंगी? अब क्वेश्चन यहाँ है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न भी यहाँ है कि स्टेट के कैटेगरी में ऑल अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या फॉल करेंगी। तो ये इंटरप्रेट करने का काम किसका है? कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, है ना। Who is the final interpreter of the constitution? It is the Supreme Court who is the final interpreter of the constitution. So who will decide what bodies will fall under the category of other authorities? It is the Supreme Court who will decide what bodies that will fall under the category of other authorities. तो बहुत सारे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, और उन केसेस के आधार पर यह डिसाइड हुआ कि ऑल अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या क्या फॉल करेंगी। अभी भी वो चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ऑल अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या क्या फॉल करेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं कि अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या क्या फॉल करेंगी। तो उन सारे केसेस को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं और पता करते हैं कि ऑल अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या क्या फॉल करेंगी। जो पहला केस था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। जो पहला केस है वो कौन है? सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो जो पहला केस है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस। इसमें एक कंसेप्ट जुडिशरी ने लेके आया, उस कंसेप्ट का नाम है एडजस्टेम जेनरिस का कंसेप्ट लेके आया जुडिशरी ने। एडजस्टेम जेनरिस का मतलब क्या होता है? ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड। कहने का मतलब क्या है? कोर्ट का कहना क्या था? जो आर्टिकल 12 के अंदर पहला 3 पॉइंट्स हैं, अगर उसी पॉइंट्स को अदर बॉडी भी फुलफिल कर रही है, उसी के आधार पे है अदर बॉडी भी, तो उसको भी हम लोग स्टेट कंसीडर करेंगे। जैसे एडजस्टेम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड कहने का मतलब, अगर एप्पल है, बनाना है, तो ये दोनों फ्रूट्स हैं, यहाँ डैश है, तो इसके आगे भी हम लोग क्या डालेंगे? एक फ्रूट्स का नाम ही डालेंगे, क्योंकि वो ऑफ द सेम काइंड है। अगर एक फ्रूट है, दूसरा भी फ्रूट है, तो तीसरा भी क्या होना चाहिए? फ्रूट्स ही होना चाहिए।
उसी तरह एडजेसेंट जेंडरिस कहने का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट एक सॉवरेन फंक्शन कर रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने आप में, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी सॉवरेन फंक्शन कर रही है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। पार्लियामेंट एक मोनोपोली स्टैब्लिश करके रखी है, पार्लियामेंट की तरह और कोई दूसरा बॉडी नहीं है, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर के तरह दूसरा बॉडी नहीं है उस स्टेट के अंदर, तो एक सॉवरेन फंक्शन कर रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसी तरह की बॉडी कोई अदर बॉडी हमको मिलेगी जो कि सॉवरेन फंक्शन कर रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो आर्टिकल 12 के डेफिनेशन में जो 3 पॉइंट्स है उसको फुलफिल कर पा रही है, तो उस बॉडी को भी हम एडजेसेंट जेंडरिस के अनुसार स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट जेंडरिस का कंसेप्ट इस केस में आया। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चूँकि पूरी तरह से गवर्नमेंटल फंक्शन नहीं कर रही थी, पूरी तरह से सॉवरेन नहीं थी, तो इस केस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट कंसिडर नहीं किया गया। क्लियर है? तो एडजेसेंट जेंडरिस का कंसेप्ट आया था किसमें? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। इस क्षेत्र में जो दूसरा केस था वो था उज्जमबाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें जो एडजेसेंट जेंडरिस का केस था, एडजेसेंट जेंडरिस का जो कंसेप्ट था उसको खारिज कर दिया गया कि अब एडजेसेंट जेंडरिस का कंसेप्ट जो है वो नहीं चलेगा। अब एडजेसेंट जेंडरिस का कंसेप्ट क्यों नहीं चलेगा? इस केस में क्या बोला गया? इस केस में बोला गया चूँकि कोई बॉडी पूरी तरह से गवर्नमेंटल या पावरफुल हो चाहे नहीं हो, आर्टिकल 12 में खुद कन्फ्यूज़न है। जैसे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, पार्लियामेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, तो ये बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अलग अलग पावर है इन बॉडी के पास। तो आर्टिकल खुद से क्लियर नहीं है कि सबके पास एक जैसा पावर है, सब एक तरह से सेम है। तो एडजेसेंट जेंडरिस का हम कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं अदर बॉडी पे, जब आर्टिकल 12 के अंदर जो 3 पॉइंट है वही आपस में इक्वल नहीं है, वही आपस में सेम नहीं है, तो बाद बाकी बॉडीज़ को हम उसी कंसेप्ट पे कैसे डाल सकते हैं? ठीक है। तो एडजेसेंट जेंडरिस का जो कंसेप्ट था उज्जमबाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ख़त्म हो गया। क्लियर है? क्यों खत्म है? देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। अब बताइए एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ को बनाना, टू मेक लॉज। अब ये दोनों का काम आपस में ही अलग अलग है, तो यहाँ क्या एडजेसेंट जेंडरिस का कंसेप्ट लग सकता है? नहीं, क्योंकि एडजेसेंट जेंडरिस क्या बोलता है? ऑफ द सेम काइंड, पर इनका काम तो अलग अलग है। तो आर्टिकल 12 खुद में कन्फ्यूजिंग है, वो खुद अपने एडजेसेंट जेंडरिस के कंसेप्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो अदर बॉडी में हम लोग कैसे लगा सकते हैं एडजेसेंट जेंडरिस का कंसेप्ट को? इसलिए उज्जमबाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडजेसेंट जेंडरिस का कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है ना। तीसरा केस है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान सिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ठीक है, देखिए इससे पहले के केस में क्या सामने आ रहा था कि कोई भी बॉडी अगर गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है, कोई भी बॉडी अगर सॉवरेन नेचर की है, तो हम उसको स्टेट कंसिडर करेंगे। लेकिन इस केस में क्या बोला गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी अगर गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है, कोई भी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हम उसको स्टेट कंसिडर कर लेंगे। इसमें क्या बोला गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही हो, चाहे सॉवरेन नेचर की हो, उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ उस बॉडी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, पावर टू मेक लॉज, अगर किसी बॉडी के पास इतना पावर है कि वो लॉज बना सकती है, और वो बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है उस बॉडी को, जैसे सेबी हो गया, जैसे आरबीआई हो गया, ये एक एक्ट के थ्रू बना है ये सारी बॉडीज़। ठीक है, तो वो बॉडी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि लॉज बनाने की हैसियत रखता हो, और वो बॉडी जो
एक स्टैच्यूट बॉडी है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो किसी खास एक्ट के द्वारा बनाई गई है, तो उस बॉडी को भी हम स्टेट कंसिडर करेंगे। इस केस में ये बोला गया। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से गवर्नमेंटल फंक्शन करे या सॉवरेन नेचर का हो। अगर कोई बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी है और उसके पास इतना पावर है कि वो लॉज बना सकती है, तो उसको भी हम स्टेट कंसिडर करेंगे। ठीक है। उसके बाद का जो केस है वो है सुखदेव वर्सेस भगत राम। देव वर्सेस भगत राम। भगत राम का केस। ठीक है। इसमें क्वेश्चन उठा कि वेदर LIC इज अ स्टेट, ONGC इज अ स्टेट। क्या ऐसी बॉडी स्टेट होंगी? क्या LIC स्टेट होगा? क्या ONGC स्टेट होगा? ठीक है। नाउ इसमें क्या बोला गया, पहले ही बोल दिया गया था कि कोई बॉडी ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से गवर्नमेंटल फंक्शन के करे या सॉवरेन नेचर की हो। तो इसमें क्या बोला गया कि कोई बॉडी अगर बहुत क्लोज है, अगर वो बहुत क्लोजली एक गवर्नमेंटल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो उस बॉडी को भी हम स्टेट बोलेंगे। अगर उस बॉडी के पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी हो और वो रूल्स एंड रेगुलेशन एक लॉ की तरह काम करे, तो उस बॉडी को भी हम स्टेट कंसिडर करेंगे। इसलिए यहाँ LIC और ONGC को भी स्टेट कंसिडर किया गया, क्योंकि वह बहुत क्लोज तरीके से गवर्नमेंटल फंक्शन करती है। क्लियर है? तो सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में ये आया। अब देखिए, किसी केस में एडजेसेंट जेनरिस का कंसेप्ट लगा दिया गया, किसी केस में एडजेसेंट जेनरिस का कंसेप्ट को कैंसिल कर दिया गया। कहीं बोला जा रहा है कोई बॉडी गवर्नमेंटल फंक्शन करेगी तो स्टेट है, कहीं बोला जा रहा है कोई बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी होगी तो स्टेट है। तो स्लाइटली कन्फ्यूजिंग था, हर वर्डिक्ट में कुछ अलग अलग बातें आ रही थी। तो एक केस आया RD सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। RD सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर 6 पॉइंट दिए, जुडिशरी ने 6 पॉइंट दिए। अगर ये 6 पॉइंट कोई भी बॉडी फुलफिल करता है तो उसको हम लोग स्टेट कंसिडर करेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स कौन कौन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो बोलता है इंटायर शेयर ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी भी बॉडी का इंटायर शेयर कौन हेल्ड कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सपोज करें एक बॉडी ए है, इस बॉडी को बनाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत थी और पूरी कैपिटल किसने लगा दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यानी सारे शेयर्स किसके पास हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। तो ऐसी बॉडी भी कंसिडर कर किसके कैटेगरी में फॉल करेगी? स्टेट के कैटेगरी में फॉल करेगी। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया? फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में बताया गया। फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर किसी बॉडी को फाइनेंशियली असिस्ट कर रही है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे स्टेट। ठीक है। तीसरा मोनोपोली स्टेटस। मोनोपोली स्टेटस कहने का मतलब क्या? कि वो एक ही बॉडी होनी चाहिए, उसी कोई दूसरी बॉडी नहीं होनी चाहिए। वो मोनोपोली स्टैब्लिश करके अगर कोई बॉडी रख रही है, उसके जैसी कोई अदर बॉडी नहीं है, तो वो भी बॉडी क्या कहलाएगी? स्टेट कहलाएगी। ठीक है। चौथा डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, अगर किसी बॉडी को बहुत ही डीपली तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट के द्वारा। अगर किसी भी बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत ही डीप मैनर में कंट्रोल किया जा रहा है, पूरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो उस बॉडी को भी हम लोग स्टेट कंसीडर करेंगे। पांचवा फंक्शन ऑफ कोऑपरेशन। अगर कोई भी बॉडी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है तो उसको भी हम लोग स्टेट कंसीडर करेंगे। छठा और डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किया गया है तो उसको भी हम लोग स्टेट कंसीडर करेंगे। यानी अगर ये 6 पॉइंट कोई भी बॉडी फुलफिल कर लेती है तो हम उसको स्टेट कंसीडर करेंगे। तो आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में ये 6 पॉइंट्स हम लोग के सामने आए और इस 6 पॉइंट को देखते हुए हम लोग फर्दर बता सकते हैं कोई बॉडी स्टेट है या नहीं। पर ये 6 पॉइंट नेसेसरी नहीं है कि स्टेट, किसी भी बॉडी को स्टेट कंसीडर करने के लिए सिर्फ ये 6 पॉइंट की ज़रूरत है, नहीं। ये 6 पॉइंट दिए गए थे ताकि चीज़ें आसान हो जाए फर्दर स्टेट कंसीडर करने में कि कोई बॉडी स्टेट है या नहीं है, इसलिए ये 6 पॉइंट सामने आए थे। पर ये कंपल्सन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी कुछ भी इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस लेक्चर का कि कोर्ट डिसाइड कर रही है कि कोई भी बॉडी स्टेट होगी या नहीं है, ठीक है। कोर्ट डिसाइड कर रही है, जुडिशरी डिसाइड कर रही है कि वेदर अ बॉडी विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट और नॉट। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो बॉडी ये बता रही है कि कोई भी बॉडी स्टेट होगा या नहीं, क्या वो बॉडी खुद में स्टेट है, क्या जुडिशरी स्टेट है, ठीक है। अब जुडिशरी स्टेट है कि नहीं है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जुडिशरी ने अभी तक पूरी अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया है कि जुडिशरी स्टेट है कि नहीं है। कुछ जजों का मानना है कि जुडिशरी स्टेट है, जुडिशरी स्टेट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 145 एंड 146। कुछ जूरिस्ट का मानना है कि जुडिशरी स्टेट नहीं है क्योंकि आर्टिकल 12 के अंदर जुडिशरी वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, कोर्ट्स के बारे में कहीं लिखा नहीं गया है, इसलिए जुडिशरी को स्टेट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो अलग अलग जजेस के अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनल व्यूज़ है, जो अभी कंसिडर किया जा रहा है, वो फाइनल व्यूज़ क्या है? फाइनल व्यूज़ ये बोलता है, फाइनल व्यू ये बोलता है कि जुडिशियरी जब जुडिशियल फंक्शन कर रही है तब हम उसको स्टेट कंसिडर करेंगे। अगर जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है या कोई अदर फंक्शन कर रही है, तब हम उसको स्टेट कंसिडर नहीं करेंगे। तो फाइनल स्टैंड क्या है जुडिशरी का? फाइनल स्टैंड यही है कि अगर जुडिशियल फंक्शन कर रही है जुडिशरी तो उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है या अदर फंक्शन कर रही है तो उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा। अगर जुडिशियल फंक्शन कर रही है तो उसको स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और अदर फंक्शन कर रही है तो उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज का वीडियो, आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म होती है। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि फर्दर आपको कौन सा वीडियो चाहिए और शेयर कीजिए लोगों में, ताकि चैनल की ग्रोथ हो और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू।